जी हाँ, आप देख रहे हो रोहिलॉजी। और ये एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जुलाई सेकेंड वीक का है, जिसको हम लोग एमसीक्यू के थ्रू कवर करेंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स की भी बात करेंगे। जैसा कि मैं हर हफ्ते आपके लिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड करंट अफेयर्स लेकर आता हूँ, तो आप मेरे हर एक वीडियोस को देखना ना भूलें अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा आईडी है रोहित कुमार BAU के नाम से। अगर आपको मेरी किसी भी वीडियो की PDF चाहिए हो तो आप रोहिलॉगी को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे। अगर आप चाहें तो अपने अपडेट्स के लिए मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आंसर ऑफ द प्रीवियस वीक की। देखिए, पिछले सप्ताह मैंने क्वेश्चन पूछा था कि बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने कौन सा ऐसा वेदर फोरकास्ट ऐप लॉन्च किया है और किसके कोलैबोरेशन में किया है, मतलब कौन कौन ने मिलकर किया है। BAU तो है ही, इनके साथ और कौन कौन है। तो बहुत सारे लोगों ने इसका सही आंसर किया था और सबसे पहले फास्ट ट्रैक मोड में आंसर किया था गौरव आरव ने। ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और हर बार सबसे पहले रिप्लाई करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इन्होंने रिप्लाई किया है और बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे कोई रिप्लाई करते हैं और एक्टिव रहते हैं। तो देखिए, फाइनली आपके काम का ही है, जो वीडियो बनाते हैं उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो ना हो, जो लोग वीडियो देखते हैं उनको फ़ायदा होता है। और इसलिए होता है क्योंकि कम टाइम में आपको सारा चीज़ कंपाइल करके मिल जाता है, क्योंकि मुझे कंपाइल करने में बहुत टाइम लगते हैं। तो मुझे तो इसका बेनिफिट है ही, मुझे भी याद हो जाते हैं। बट इसके साथ साथ अगर आप भी वीडियोस को देखते हैं तो आपके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं वेरी शॉर्ट टाइम में। तो बहुत सारे लोगों ने इसका सही आंसर किया था। शिवम कुमार गुप्ता उसके बाद आंसर किया था, ऋतिक कुमार ने आंसर किया था। रेगुलरली इन लोग आंसर करते हैं। बिरसा वेदर फोरकास्ट, सीडैक कोलकाता एंड सीडैक पुणे, तो इन लोगों ने मिलकर इस ऐप को लॉन्च किया है। बिरसा वेदर फोरकास्ट करके नाम है इसका। ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। ये झारखंड के 4400 पंचायत के लिए बेनिफिशियल है। ये बहुत ही अच्छी ऐप है झारखंड के लिए। तो चलिए आप बात करते हैं इस सप्ताह के सबसे पहले क्वेश्चन की। देखिए, बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि रिसेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। और बहुत ही मेहनत से और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके लिए मैं लेकर आता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेशनल फिश फार्मर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, किस दिन ये नेशनल फिश फार्मर्स डे मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो ये जुलाई में मनाई जाती है, 9, 10, 11, 12 किस जुलाई को मनाई जाती है ये आपको बताना है। चलिए, तो ये मनाई जाती है 10th ऑफ जुलाई को, हर साल एवरी ईयर 10th ऑफ जुलाई को ये मनाया जाता है। देखिए, इसके साथ एक और चीज़ स्टैटिक पार्ट का रिलेटेड है कि ये 10th है और 11th ऑफ जुलाई को मनाया जाता है नेशनल पॉपुलेशन डे। 11th ऑफ जुलाई को नेशनल पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। तो देखिए, आप इसको कैसे याद रख सकते हैं। ये 10 है, 10 तारीख को मछली मिला, 1 था और 0 था, तो 11 तारीख को क्या हो गया, इन लोग का एक संख्या बढ़ गया। तो बढ़ेगा कब, क्या बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ा। कैसे बढ़ा, 10 से 1 बढ़ा, पॉपुलेशन बढ़ा, तो पॉपुलेशन डे। तो 1 11 हो गए, 10 से 11 हो गए, मतलब एक क्रोमोसोम, मतलब XY करके लिख सकते हैं। एक था इसमें, इसके बाद ये 11 हो गया, तो ये 10 था। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। देखिए, याद रखने के लिए कोई भी सेंस, कोई भी ट्रिक, कोई भी लिंक आप रख सकते हैं। तो 10 को 10 थे इन लोग, जिस दिन फिश दोनों मिले उन लोग 10 थे। जैसे ही मिले अगले दिन पॉपुलेशन इंक्रीज कर दिए, कितना, 1, तो क्या हो गया 11। तो 11 को क्या मना रहे हैं हम लोग, पॉपुलेशन डे। ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। इस कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि 10th ऑफ जुलाई को हर साल मनाया जाता है। किन के ऑनर में मनाया जाता है, ये 2 ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनके ऑनर में मनाया जाता है। डॉक्टर KH अली कुन्ही एंड डॉक्टर HL चौधरी, ये दोनों ने मिलकर फर्स्ट टाइम क्या किया था, ये 2 साइंटिस्ट जो हैं ये फर्स्ट टाइम सक्सेसफुली डिमॉन्स्ट्रेट किए थे टेक्नोलॉजी ऑफ इंड्यूस्ड ब्रीडिंग। ठीक है, इंड्यूस्ड ब्रीडिंग, टेक्नोलॉजी ऑफ इंड्यूस्ड ब्रीडिंग को क्या बोल रहे हैं हम लोग, हाइपोफाइसेशन इन इंडियन मेजर कार्प्स। इंडियन के जो मेजर कार्प्स फिश होते हैं, रोहू, कतला, फलाना ढिकाना जो भी है आप ले सकते हैं, जो भी कार्प्स में आते हैं। तो 10th ऑफ जुलाई 1957 को इन लोगों ने इस पे एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया था जो सक्सेसफुल हुआ था। ये किया किस में गया था, ये पॉन्ड कल्चर किया गया था, पॉन्ड कल्चर डिवीजन में किया गया था, जो सिफरी कटक है, जो उड़ीसा है। तो इसका नाम अब चेंज हो गया है। तो प्रेजेंटली इसका नाम क्या है, इसका प्रेजेंटली नाम है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वा कल्चर।
दैट इज सिफा भुवनेश्वर, ये भी आपको याद रखना है। देखिए क्वेश्चंस के थ्रू बहुत सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाते हैं, एक ही क्वेश्चन के साथ बहुत सारे चीज़ हम लोग लिंक कर सकते हैं जो हम लोग को याद होना चाहिए। तो ये इसके लिए मनाया जाता है, इन्हीं के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये एक न्यूज़ है, ये न्यूज़ में क्यों है कि रिसेंटली आपको पता होगा कि एक है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, जिसकी रिक्रूटमेंट भी आई हुई है। ये केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड है, एक मिनी रत्ना कंपनी है। तो इन्होंने क्या किया है, गवर्नमेंट को असिस्ट करने के लिए मतलब हेल्प करने के लिए, देखिए थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। जितने भी प्राइवेट कंपनीज हैं उन लोग सैनिटाइजर बना रही है, तो आपको पता है 250 ml 200 ml का जो आ रहा है 250-300 रुपये में आ रहा है, 250-300 रुपये में आ रहा है, 400-500 तक भी आ रहा है। मगर लोगों को इतनी इसकी आवश्यकता है कि लोग पैसा नहीं देख रहे हैं, बस उसको खरीद रहे हैं। तो गवर्नमेंट को असिस्ट करने के लिए RCFL ने RCF नाम का एक हैंड सैनिटाइजर, हैंड क्लिनजिंग IPA जेल बोलते हैं इसको, हैंड क्लिनजिंग IPA जेल, ये RCF सेफ्रोला के नाम से इन्होंने लॉन्च किया। देखिए ये पढ़ने की आवश्यकता क्यों है, बहुत सारे लोगों ने सैनिटाइजर लॉन्च किया है, मगर गवर्नमेंट ने इसको नोटिफाई किया है क्योंकि ये PIB में न्यूज़ में आया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा सा आपको जानना है। और ये रिलेटेड है RCFL से, एक मिनी रत्न कंपनी है, फर्टिलाइजर से रिलेटेड। और किस मिनिस्ट्री में आता है, ये मिनिस्ट्री आपको हमेशा याद होना चाहिए, किस मिनिस्ट्री में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर में आता है। तो ये एक लॉन्च किया गया है इनके द्वारा, बहुत ही सस्ता है, 50 ml है 25 रुपये का, 100 ml है 50 रुपये का। तो ये आपको याद रखना है। इसमें क्या यूज़ किया गया है ये भी आप देख सकते हैं। इसमें यूज़ किया गया है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे अगर पूछ दिया जाए कि हैंड सैनिटाइज़र जो बनाई गई थी उसका कंपोजिशन क्या होता है या जनरली क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था कि अल्कोहल का कंपोजिशन होता है 60% होना चाहिए, तब जाके वो सैनिटाइज कर पाता है। तो ये IPA है। उसके बाद इसमें एलोवेरा डाला गया है, एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट डाला गया है। फिर इट इज़ इनरिच्ड विद विटामिन E, हैज़ अ फ्रेश लाइम फ्रेगरेंस। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर ये बनाया गया है। तो ये था न्यूज़ में जो आपको जानना ज़रूरी था। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट में इसको इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इन इंडिया बोथ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, देखिए इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। दो चीजें आपको ध्यान से पढ़नी है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में, इंडिया के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर की बात की जा रही है पूरे वर्ल्ड में। मतलब इंडिया इन तीनों में से कौन सा ऐसा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है जिसमें से इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है, कहाँ, पूरे वर्ल्ड में। आपको यह बताना है। 3 ऑप्शन है आपके पास, राइस में है, कॉटन में है, मैंगो में है। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और इस पे सोचिएगा, इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। क्या इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में राइस का? यह भी एनालिसिस आप करिए, एक एक चीज एनालाइज आप कर सकते हैं। तो नहीं है, चाइना के बाद है ये। क्या लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है? ये भी नहीं है। कॉटन है? नहीं है। मैंगो है? नहीं है। प्रोड्यूसर है मगर एक्सपोर्टर नहीं है। तो ये तीनों में किसी में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है तो किसी में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, मगर ये दोनों क्राइटेरिया इसके फुलफिल नहीं हो रहे हैं। ना ही लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और ना ही लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा जान ले। इसमें क्या है कि राइस के लिए चाइना जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, बट इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। देखिए ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, कहीं भी पूछा जा सकता है, सेपरेट करके पूछा जा सकता है। चाइना जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सबको पता है, मगर इंडिया जो है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है राइस में। फॉर कॉटन इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन के लिए पूरे वर्ल्ड में, मगर यूएस क्या है, एक लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि इसके पास टेक्नोलॉजी है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोगों को ये पता होता है कि कॉटन में इंडिया अव्वल नंबर पे है, फर्स्ट प्रोड्यूसर है, बट व्हाट इन द केस ऑफ एक्सपोर्टर्स? तो एक्सपोर्टर के केस में यूएस जो है वो ज़्यादा है। अब बात करते हैं मैंगो की। तो मैंगो में इंडिया क्या है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भले ही है, बट इट इज़ नॉट लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके थ्रू देखिए आपके कितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। तो ये सब चीज़ें जो हैं याद रखने की चीज़ें। अब आगे बात करते हैं, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना इज अंडर विच मिनिस्ट्री? मैंने आपको पहले भी बोला है कि जो भी स्कीम आप देखते हैं
उसका सबसे पहले ड्यूरेशन जानिए, मिनिस्ट्री जानिए। मिनिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी आदमी को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कौन से मिनिस्ट्री में कौन सी स्कीम आती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज में। देखिए, कृषि संपदा योजना जो है ये फूड प्रोसेसिंग से ही रिलेटेड है, और बहुत सारे लोगों को लगता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर में आता है, तो ये नहीं है। ये आंसर होगा इसका मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, ये आपको याद रखना है। और इसकी मिनिस्टर कौन है? हरसिमरत कौर बादल। देखिए मुझे याद भी है, हरसिमरत कौर बादल ये इसके मिनिस्टर हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैटिक एक्ट से भले ही है मगर रिसेंटली लोगों को थोड़ा याद नहीं रहता। तो इसमें देखिए क्या है क्वेश्चन कि एवरेज लैंड होल्डिंग साइज इन इंडिया इज कितना है? आप बताइए कि एवरेज लैंड होल्डिंग साइज इंडिया में कितना है? पता है झारखंड का कितना है? 0.08। अब इसमें एक चीज़ मिसिंग है। एक चीज़ मिसिंग क्या है कि मैंने यूनिट लिखना छोड़ दिया है, तो ये होगा हेक्टेयर। ये आप याद रखिए, ठीक है। एक्चुअली लैंड होल्डिंग साइज जो हमेशा है वो हेक्टेयर में ही होता है, ये भी याद रखने की चीज़ है। तो कितना है? 1 है, 0.7 है, 1.08 है, 1.05 है। तो आंसर इसका क्या होगा? तो ये है ऑप्शन सी, दैट इज 1.08। एवरेज लैंड होल्डिंग साइज जो है इंडिया में वो है 1.08। झारखंड का कितना है? 0.08 सिर्फ। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं। तो चाइना के कंपैरिजन में अगर देखें तो चाइना क्या है कि चाइना के पास 0.07 हेक्टेयर लैंड होल्डिंग साइज है, देखिए, जो कि इंडिया से बहुत कम है। और चाइना जो है इंडिया से 3 टाइम्स प्रोड्यूस करता है। चाइना प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स दैट ऑफ इंडिया इन ए कल्टिवेशन लैंड लेसर देन दैट ऑफ इंडिया। इंडिया से कम है उसके पास लैंड होल्डिंग साइज, बट प्रोडक्शन जो है वो 3 टाइम्स इंडिया से ज़्यादा करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सोचिए कितना इन लोग तेज़ है, मतलब चाइना वाले हर एक चीज़ प्रोड्यूस करते हैं। एग्रीकल्चर के सेक्टर में आ गए हैं, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में आ गए हैं, प्रोडक्शन के सेक्टर में आ गए हैं, मतलब हर एक चीज़ में आ गए हैं, वायरस फैलाने में आ गए हैं, मतलब गजब, हर एक चीज़ में आ गए। इसके पास सबसे ज़्यादा मिनरल्स है, सबसे ज़्यादा आयरन है, क्या नहीं है इसके पास? आप देखिए इन्हीं सब चीज़ों पे इन लोग उड़ते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं इनके पास। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है? सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जो भी झारखंड से लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक बिल्डिंग ऑफ IRE झारखंड नेम्ड आफ्टर विच पर्सन? देखिए, जब हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे राधा मोहन सिंह, तो उन्होंने झारखंड में जो IRI बन रहा है उसकी डिटेल मैं पूरा बताऊंगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को डील करते हैं। तो झारखंड में जो IRI बन रहा है उसका उद्घाटन उन्होंने किया था, इनॉग्रेशन हो गया था बहुत पहले ही, हाल फिलहाल की बात है, हाल फिलहाल सालों की बात है। तो आपको बताना ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग जो उसका है, उसका हाल फिलहाल में उसका रीनेम किया गया। रीनेम किया गया मतलब नाम रखा गया। जस्ट इसका एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग बनने को तैयार हुआ था, तो तैयार होने के बाद इसका नाम तो रखना था। तो नाम क्या रखा जाए? तो इनका नाम क्या रखा है ये आपको बताना है। अरुण जेटली के नाम से है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से है, सुषमा स्वराज के नाम से है, या बिरसा मुंडा के नाम से है? इसमें बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा आपको, मगर ये आंसर नहीं है। आंसर ये है बी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन्हीं का नाम से हुआ है। बीजेपी की सरकार चल रही है तो इसी में चलेगा। किसी भी सरकार, जिसकी सरकार चलती है वो अपने ही नाम से ज़्यादा रखते हैं। जैसे कोलकाता का जो पोर्ट है उसका भी नाम चेंज करके रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए, श्री राधा मोहन सिंह ने इसका एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का उद्घाटन किया था, जिसका नाम अभी रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो IRI झारखंड में 27 जनवरी 2019 को इसका इनॉग्रेशन किया गया था। ये कहाँ पे है? अगर आप झारखंड के वासी होंगे तो आप हजारीबाग जाइएगा, हजारीबाग से धनबाद जाने के लिए या आपको कोडरमा जाना है, उस रास्ते में जाइएगा तो आपको बरही मिलेगा। बरही से थोड़ा देर पहले गौरिया कर्मा है, गौरिया कर्मा में बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उस समय परविंदर कौशल इसके वाइस चांसलर थे, तो वो भी इस उद्घाटन में शामिल थे। तो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एक सीड प्रोडक्शन फार्म था, वहाँ पे बहुत बड़ा फार्म था, तो उसको एग्रीकल्चर मिनिस्टर, मतलब जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, उन्होंने उसको एक्वायर किया और उसके बाद वहाँ पे IRI बनाने की घोषणा करी।
तो गौरिया कर्मा में ये चल रहा है। देखिए इनॉग्रेशन के डेट का है, ये आए हुए थे राधा मोहन सिंह जी, स्टेज बड़ा झकास इनको बनाकर मिल जाता है। तो ये इनॉग्रेशन हुआ। उसके बाद उसमें वो भी थे जो उड्डयन मिनिस्टर थे जो हजारीबाग के हैं। तो ऐसा दूसरा आईआईआरआई जो इंडिया का सेकेंड आईआईआरआई है, ये जो हजारीबाग के गौरिया कर्मा में खुल रहा है, ये खोलने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा या आईआईआरआई ने ये रिकमेंड किया है कि 2030 तक इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो 150 करोड़ हो जाएगी। ये आईआरआई नहीं बता रही, आईआरआई इस डाटा पे काम कर रही है कि अगर इतना हो गया तो हम पूरे पॉपुलेशन को फूड्स कहाँ से अवेल करा पाएंगे। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इसको इन्होंने स्टार्ट किया है ताकि साइंटिस्ट बने और उसकी ज़रूरत को पूरा कर पाएँ। ठीक है, ये 3.5 साल में बनने का इसका टारगेट है, मतलब 19, 20, 21, 22 2022-23 तक इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री वहीं पे पढ़ने की शुरू हो जाएगी। मगर इसके जो सेशंस है वो स्टार्ट कर दिए गए थे। नेक्स्ट एकेडमिक सेक्शन से इसकी बात की गई थी कि नेक्स्ट एकेडमिक सेशन जो है उस समय से इसकी स्टार्ट हो जाएगी पढ़ाई। 2019-20 से इसमें मास्टर डिग्री होंगे जैसा आईआईआरआई में होता है। तो ये था इसके बारे में पूरा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली कैबिनेट अप्रूव्स सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ फाइनेंसिंग फैसिलिटी अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। देखिए इसको ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से रहना है, क्योंकि जो कुछ भी एक्टिविटी हो रही है करंट में, कंफर्म रहिए कि यहाँ से कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन मिलेगा ही, तो आप इसको स्किप करने की कोशिश ना करें। तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इस पे पैसे भी दिए गए हैं। कितना दिया गया है? 1 लाख करोड़ दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत के तहत इसमें भी पैसे दिए गए हैं। तो आपके पास 3 स्टेटमेंट्स हैं। आपको यह बताना है कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है इससे रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट है वो कौन से सही हैं या सारे सही हैं। एक एक स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है? स्टेटमेंट और ऑप्शन ये दोनों है। अंडर द स्कीम 1 लाख करोड़ विल बी प्रोवाइडेड बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एज लोन्स। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि इस स्कीम के तहत 1 लाख करोड़ जो है वो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस जितने भी है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि एसएचजी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, या कोई बिजनेस करना चाहता है, तो इन सब को इसी के तहत, इसी स्कीम के तहत पैसे मिलेंगे। किसके थ्रू? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू या बैंक के थ्रू प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें केसीसी भी होता है। दूसरा स्टेटमेंट, लोन विल बी डिसबर्स्ड इन 4 ईयर्स। देखिए दूसरा स्टेटमेंट है कि लोन का जो डिसबर्समेंट है, मतलब कि ऐसा नहीं कि 1 लाख करोड़ तो एक ही बार दे दे, लो भाई जो बैंक को जिसको जिसको बांटना है बांट दो, रिकवरी हो ना हो, पता चला फिर माथा पटा करें। तो उससे अच्छा है कि इसको धीरे धीरे रिलीज करेंगे। बोलेंगे देंगे पैसा हम, मगर आराम आराम से देंगे। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम आपको 10,000 करोड़ देंगे पहले साल में, ठीक है, दे दीजिए। तो ये सारे बट जाएंगे। बटने के बाद अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, नहीं भी रहा, फिर भी हम आपको देंगे। फिर क्या करेंगे कि अगले 3 सालों में हर एक साल 30-30 करोड़ दिया जाएगा कि भैया आपको बांटना है पैसा, बैंक्स के थ्रू बटे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू बटे, सारे को पैसे बांटने हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को डेवलप करना है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज जो हो रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस है इस फंड का। तो लोग वेयर हाउसेस बनाएं, दुनिया भर की चीज़ें इस्टेब्लिश करें, ये करें वो करें, जो करना है करें, मगर पैसा आपको मिलेगा। तो अगले 3 साल में 30-30, 90 इधर हो गया, 10 ये 4 साल में हो गया, बात खत्म। तो दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, ऑल लोन्स अंडर दिस फाइनेंसिंग फैसिलिटी विल हैव एन इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 3% पर एनम। वाह, अद्भुत, चमत्कार कर दिया आपने। चमत्कार कैसे किए हैं कि केसीसी जो नॉर्मल होता है उसमें 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन है, आपको पता है। जो टाइमली रिपेमेंट करते हैं उनको फिर 3% का दिया जाता है, ठीक है, कि 4% का दिया जाता है। उसके बाद फाइनली इन लोग को दिया जाता है 4% पे लोन। तो ये है, मगर इसके तहत जिसको भी पैसा दिया जाएगा, इस स्कीम के तहत जिसको दिया जाएगा उसको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा 3% पर एनम का।
और लिमिट कितना है 2 करोड़ का, वाह गजब। 3 लाख तक केसीसी में होता है, इसमें लिमिट है 2 करोड़ तक का, मतलब 2 करोड़ तक आप लोन ले सकते हैं। लीजिए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए और इस देश को आगे बढ़ाइए। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। चलिए इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि ये सोर्स जो है पीआईबी का है। पीआईबी में क्या लिखा है इन्होंने, कैबिनेट में क्या क्या बात हुई, इन सब चीज़ों को भी जानेंगे तो थोड़ा याद रहेगा। मतलब ये नहीं कि शॉर्टकट में सिर्फ क्वेश्चन पढ़ लें उसके बाद हो गया। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, एक एक लाइन पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे और एक एक चीज़ को बताऊंगा मैं। कैबिनेट अप्रूव सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ फाइनेंसिंग फैसिलिटी अंडर द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, बहुत सही, अद्भुत। उसके बाद आगे बढ़िए, द स्कीम सेल प्रोवाइड अ मीडियम लॉन्ग टर्म लोन, मीडियम से लॉन्ग टर्म लोन भी देगी, मतलब सोचिए 2 करोड़ तक का अपर लिमिट है इसका। फाइनेंसिंग फैसिलिटी फॉर इन्वेस्टमेंट इन वेएबल प्रोजेक्ट्स फॉर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, मैंने पहले ही बताया पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में बड़ा ध्यान है कि हार्वेस्ट करने के बाद जो आप लोग इतना चीज़ बर्बाद कर रहे हैं उस पर ध्यान दिया जाए। तो होगा कैसे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बाद होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स थ्रू इंटरेस्ट सबवेंशन एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। देखिए इंटरेस्ट सबवेंशन दे रहे हैं, सबवेंशन मतलब क्या होता है, सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी, इंटरेस्ट पे भी सब्सिडी है एग्रीकल्चर सेक्टर में, हम लोग को तो ना मिलने वाला है। चलिए आगे देखते हैं, जो किसान है उन्हीं को मिलेगा। अंडर द स्कीम RS 1 लाख करोड़ विल बी प्रोवाइडेड बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एज लोन टू। अब यहाँ पे बात अटक जाती है कि पहले तो बोल दिए कि लोन देंगे देंगे देंगे, अरे किसको दीजिएगा। तो देखिए ये सब लिस्ट हैं, इसके तहत अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो जाके तुरंत लोन लीजिए। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज को दिया जाएगा, दैट इज पैक्स। आपको पता है हर जगह पे पैक्स होते हैं, पैक्स को दिया जाएगा। पैक्स को क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि पोस्ट हार्वेस्ट जितनी भी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ हैं इनके पास पहुंचती है, पैक्स खरीदती है, प्रोक्योरमेंट करती है, सप्लाई करती है, बहुत सारे काम करती है। तो इनको अगर दिक्कत होगा, क्योंकि ये किसी इंडिविजुअल पर्सन को नहीं दिया जा रहा ना, तो पहला जो लिस्ट में है वो है पैक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर एंड क्रेडिट सोसाइटीज, पैक्स। ठीक है, नाम आपने सुना होगा, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। उसके बाद आगे देखिए, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी दिया जा रहा है, सही बात है, सोसाइटीज को दिया जा रहा है। फार्म प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन एफपीओज को दिया जा रहा है। आपको पता है कि टारगेट है कि 1000 एफपीओज अभी कर लेना, और हो गए हैं 1000 एफपीओज हैं अभी। सेल्फ हेल्प ग्रुप एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, जिसमें महिलाएं होती हैं, एकदम ग्रुप चलता है, हाँ 30 महिलाएं मिलकर हम ये काम करना चाह रहे हैं तो करिए, उसके लिए आपको पैसे दिए जाएंगे। फार्मर्स को दिए जाएंगे, जो बड़े फार्मर्स हैं उनको दिए जाएंगे। देखिए अपर लिमिट 2 करोड़ है, इसका मतलब थोड़ा कि हमको 2 करोड़ ही लेना है। ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप जेएलजी, ये भी ले सकते हैं। मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो इसका शॉर्ट फॉर्म का ही नहीं लिखे जी, एमसीएस, यस एमसीएस होगा इसका। उसके बाद एग्री एंटरप्रेन्योर्स, वाह ये एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो उद्यमी हैं, जो चाहते कि हम एग्रीकल्चर में बिजनेस फैलाएं अपना, नौकरी वोकरी नहीं करना है, बैंक में नहीं जाना है, इधर उधर नहीं जाना है, अपना स्वामित्व खुद रखना है, तो जाइए लोन लीजिए, 2 करोड़ तक आपको मिल जाएगा। डीपीआर तैयार किए, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कीजिए और जाकर लोन लीजिए। तो ये है। उसके बाद स्टार्टअप्स, वाह स्टार्टअप्स का तो बड़ा क्रेज है, कोई भी आप स्टार्टअप कर रहे हैं तो ले लीजिए। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर से होता है, ऐसे नहीं कि कुछ भी पता चला चप्पल बेचने जा रहा है और पता चला कि आप एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाला जो लोन है उसको लेना चाह रहे हैं, नहीं, चप्पल की दुकान खोलने के लिए आपको नहीं मिलेगा पैसा। एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर कोई स्टार्टअप कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पैसा मिलेगा। एग्रीगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना चाहते हैं कि हाँ आप कुछ प्रोक्यूर कीजिए, खरीदिए, या आपको रखने का जगह नहीं है तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, उस पर भाड़ा लेंगे, तो इस तरह की चीज़ें होंगी तो उसको मिलेगी। उसके बाद है सेंट्रल स्टेट, सेंट्रल या स्टेट एजेंसी और लोकल बॉडी स्पॉन्सर्ड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, जो पीपीपी पे चल रहे हैं, ट्रिपल पी पे जो चल रहे हैं, जैसे कि अभी रेलवे को ट्रिपल पी पे डालने वाला है, तो इस तरह से अगर जो प्रोजेक्ट है उसको लोन दिया जाएगा। ये आपको जाना अत्यंत ज़रूरी था। उसके बाद मैंने बता दिया कि पहले साल में 10,000 करोड़ दिया जाएगा, फिर हर एक साल 30-30 करोड़ दिया जाएगा, मतलब 30,000 करोड़ दिया जाएगा। अपर लिमिट जो है 2 लाख है। उसके बाद द सबवेंशन विल अवेलेबल फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 7 ईयर्स, वाह इंटरेस्ट सबवेंशन जो है केसीसी में शायद 1 साल या 2 साल है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट,
बट जब तक शायद 1 साल है, इसमें 7 ईयर्स है और 3% दे भी रहे हैं। सोचिए कितना छूट दिया जा रहा है इसको, अब तो कर ही लेना चाहिए जो लोग सोच रहे हैं। तो उसके बाद 2 करोड़ है अपर लिमिट। ये चलेगा कब तक? ड्यूरेशन ऑफ द स्कीम शैल बी फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2022 फाइनेंशियल ईयर 2029। 10 साल का है, इतना मजाक थोड़ा है। इसका ड्यूरेशन चलेगा 10 साल और 4 साल में पैसा रिलीज कर देगा और उसकी ड्यूरेशन चलेगी 7 साल इधर है, 4 साल उधर है, बात खत्म, उसी में इंक्लूडेड है। तो ये सब चीज़ें थी इसके साथ जो आपको जानना अत्यंत ज़रूरी था। उसके बाद आगे बात करते हैं न्यू फंडिंग। एक हुआ क्या है कि हाल फिलहाल में एक नया ऑर्किड्स मिला है। ऑर्चिड्स, ऑर्किड बोले, ऑर्चिड्स बोले, जो बोलना है बोलिए, हम तो ऑर्चिड्स बोलते हैं। तो ऑर्चिड्स मिला है जिसको नाम है टाइगर ऑर्चिड्स। वाह, मतलब टाइगर ऑर्चिड्स, देखिए मतलब आदमी डरेगा कि इसको पकड़ेगा। व्हाट इज द न्यूज़? टाइगर ऑर्चिड्स, बिग येलो फ्लावर्स विथ डीप ब्राउन मार्किंग ऑन देम। इसका जो टाइगर की तरह इस पर डीप ब्राउन मार्किंग है, इसलिए इसको टाइगर ऑर्चिड्स बोलते हैं। ये मिला कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट है। रिजेबलिंग अ टाइगर्स कोट आर इन फुल ब्लूम एट जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट JNTB GRI इन केरला। वाह, केरला में मिला है। अरे बहुत सा चीज़ केरला में ही मिलता है, हमारे झारखंड में कुछ मिल ही नहीं रहा सिवाय बेरोजगारी के। चलिए आगे देखते हैं। टाइगर ऑर्चिड्स, इसका जो नाम है आप खुद से प्रोनाउंस कर लीजिए, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इतना लंबा नाम लूँ इसलिए आप खुद से कर सकते हैं। ग्रामेटोफाइलम स्पेसियोसम। वाह, गजब गजब नाम होता है, एकदम मज़ा आ जाता है बोलकर, मतलब जीव की वो हो जाती है योगा। आर सो कॉल्ड, क्या बोला गया है, आर सो कॉल्ड फॉर देयर लार्ज एंड रिप्लेंडेंट फ्लावर्स दैट रिजेंबल द टाइगर स्किन। तो ये आपको थोड़ा सा जानने की आवश्यकता थी, ये देख लीजिए। उसके बाद ये मिले द टाइगर नेटिव टू द जंगल्स ऑफ म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड एंड पपुआ न्यू गिनिया, इन सब जगहों पे मिलता है। तो ये था इंपॉर्टेंट। चलिए अब आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड। इंपॉर्टेंट है, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड NFDB से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट मात्र दिए हुए हैं। आप प्रेशर में ना आए, इसीलिए मैंने मात्र 2 स्टेटमेंट दिया है और इसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सही है कौन गलत है। चलिए पहला स्टेटमेंट देखते हैं। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2006 एज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा स्टेटमेंट, इट इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। देखिए बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट बोर्ड है या कॉरपोरेशन है जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में होते हैं किसी मिनिस्ट्री के। तो आपको ये सोचना है कि क्या इस मिनिस्ट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है। 2 स्टेटमेंट ध्यान से सोचिए। चलिए इसका मात्र पहला स्टेटमेंट सही है, ये 2006 में इस्टेब्लिश किया है। दूसरा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री, इसमें आया हुआ है। तो उस मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये, उस मिनिस्ट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत होगा, इसलिए उसका ऑप्शन हो जाएगा ए, दैट इज 1 ओनली। तो ये था इस सप्ताह का पूरा क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। देखिए एक एक पॉइंट को नोट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इस लॉकडाउन में आप चाहे जितना पढ़ सकते हैं आप पढ़िए। लॉकडाउन खुलने के बाद पता चला कि अचानक से रिक्रूटमेंट आई और आप पिटकुनिया पड़े हुए हैं। काहे पड़े हुए हैं भाई? पढ़े ही नहीं, पूरा मस्ती कर लिए। तो ऐसा नहीं करना है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बाकी लोग भी इससे कनेक्ट हों और जितना लोगों से हो सकता है शेयर करें, नहीं भी करें तो कम से कम खुद ठीक से देखें। देखिए अब पहुंचे गए हम लोग क्वेश्चन ऑफ द वीक की तरफ। क्वेश्चन ऑफ द वीक क्या है कि लिस्ट मोबाइल एलिमेंट इन प्लांट। मोबाइल एलिमेंट समझ रहे हैं, वो हाथ वाला मोबाइल नहीं, मोबाइल मतलब मूवमेंट, ठीक है। प्लांट में जो सबसे कम मूवमेंट होता है किसी एलिमेंट का, वो कौन सा एलिमेंट है? सबसे फास्ट जो मूवमेंट होता है वो तो आपको पता ही होगा, नाइट्रोजन है। तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा अगले क्लास में। अगले क्लास में मतलब क्या, नेक्स्ट वीक जो करंट अफेयर आएगा। बस आप फटाफट से इसका आंसर दीजिए कि लिस्ट मोबाइल एलिमेंट कौन सा है प्लांट में। सिर्फ सिंगल वर्ड का आंसर होगा। तो ये था इस सप्ताह का पूरा एग्रीकल्चर करंट अफेयर और इस सप्ताह का क्वेश्चन ऑफ द वीक। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा और प्लीज़
आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक भी पहुंचाइए। थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय।